नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तटीय व्यापार बढ़ाने और शिपिंग उद्योग की मजबूती के लिए आज लोकसभा में महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा। राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक के भी पास होने की उम्मीद। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की है मांग। बीजेपी का पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता ने विदेशी धरती पर किया भारत का अपमान। आरजीकर मामले पर घिरी ममता। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। करीबी संबंधों का युग खत्म। और सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा को रजत से करना पड़ा संतोष। फाइनल में किर्गिस्तान की पहलवान से मिली हार। और आइए अब सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की खबरों के साथ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कई अहम विधेयक पारित हो चुके हैं और कई पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं आज की बात की जाए तो लोकसभा में आज भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत होगा। विधेयक के माध्यम से समुद्र के द्वारा माल के परिवहन के संबंध में वाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों पर विचार किया जाएगा। साथ ही इससे संबंधित मामलों से जुड़े प्रावधानों पर भी विधेयक के माध्यम से विचार किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू विधेयक को उच्च सदन में पेश करेंगे। ये विधेयक विमानन क्षेत्र में भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है। विमान और मोबाइल उपकरणों से संबंधी इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भारत ने 2008 में स्वीकार किया था। आज शुक्रवार है और आज दोनों ही सदनों में दोपहर बाद का समय निजी विधेयकों और संकल्पों के लिए सुनिश्चित है। इस दौरान आज सांसद विभिन्न निजी संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं बात की जाए लोकसभा में पेश होने वाले भारतीय पत्तन विधेयक 2025 की, तो ये विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानून समेकित किए जाएंगे। एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का इरादा। आपको ग्राफिक के जरिए हम बताते हैं कि भारतीय पत्तन विधेयक 2025 में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने के इरादे से ये विधेयक लाया गया है। और अगर शिपिंग की बात की जाए तो शिपिंग उद्योग की मजबूती पर यह विधेयक जोर देता है, यानी कि शिपिंग उद्योग जो है उसे मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ बढ़ावा भी मिलेगा। राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना की जाएगी। भारतीय पत्तन विधेयक 2025 बताता है कि राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना की जाएगी। समुद्री राज्य विकास परिषद को वैध बनाने का इरादा है। समुद्री राज्य विकास परिषद जिस तरह से काम करती है उसे किस तरह से वैधानिक अमली जामा पहनाया जा सकता है वो ये विधेयक बताता है। राज्यों को विवाद समाधान समितियों के गठन का आदेश देने का भी प्रस्ताव है। आपदा, आपात स्थिति, सुरक्षा और खास तौर पर डेटा के प्रबंधन का प्रावधान ये विधेयक करता है। 23 उल्लंघनों को आपराधिक अपराध बनाने का प्रस्ताव भी इस विधेयक के अंतर्गत है। भारतीय पत्तन विधेयक के अंतर्गत 25 उल्लंघनों के आपराधिक अपराध आएंगे। इसके अंतर्गत बंदरगाहों पर सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण की चिंता, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन को देखते हुए लगातार बातें उठ रही है, उसका भी प्रावधान इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। तेल रिसाव और अपशिष्ट से जुड़े मामलों के निपटान का प्रस्ताव भी इसके अंतर्गत है। 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच जुर्माने का प्रस्ताव भी किया गया है। भारतीय पत्तन विधेयक 2025 की
ये प्रमुख बातें हैं। कुछ मामलों में कारावास का प्रावधान भी इसके अंतर्गत आता है। किस तरह से हम पत्तन और बंदरगाहों को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको सुनिश्चित करता है भारतीय पत्तन विधेयक 2025। और इसके साथ ही राज्यसभा में आज वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। ये विधेयक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने की कोशिश करता है। इस विधेयक की अहम बातें क्या कुछ है, उसे ग्राफिक के जरिए जानते हैं। आपको बताएं कि एयरलाइंस की लागत कम होने का अनुमान, भुगतान में चूक होने पर लेनदार को कार्रवाई का अधिकार होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक क्या कुछ कहता है और इसकी महत्ता क्या कुछ है। भुगतान में चूक होने पर लेनदार को अधिकार, वित्तीय चूक की स्थिति में लेनदारों के लिए पूर्वानुमान सुनिश्चित होगा, विमानन क्षेत्र और अधिक सुरक्षित होगा। विमानन क्षेत्र को किस तरह से और सुदृढ़ किया जा सकता है, वो ये विधेयक संरक्षण देता है। विमानन क्षेत्र को निवेशक अनुकूल बनाने का उद्देश्य, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य किस तरह से हवाई यात्रा को सुगम बनाने पर है। देश में हवाई यात्रा की पहुंच में भी वृद्धि होगी। लगातार जिस तरह से एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ये विधेयक और भी उसे मजबूती प्रदान करेगा। घरेलू यातायात में 7 से 10% की वृद्धि का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय यातायात की बात करें तो 15 से 20% की वृद्धि होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताजा जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। शैलेंद्र, आज का दिन शुक्रवार है और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन संसद के दोनों ही सदनों के लिहाज से। जिस तरह से हम अभी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 2 अहम विधेयक हैं आज जिन पर चर्चा होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पर हम बिंदु भी बता रहे थे। आपकी दृष्टि से हम जानना चाहेंगे शैलेंद्र कि आज किस तरह से दोनों ही सदनों की कार्रवाई होगी और ये जो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, ये किस तरह से देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे। चंदा, देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और दोपहर के बाद ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सदन के पटल पर रखे जाते हैं दोनों सदनों में। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं जो विचार के लिए रखे जाने हैं, पारित कराने के लिए रखे जाने हैं। ये वो विधेयक हैं जो दरअसल जो भारत की जो अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उसको समर्थन के लिए जिन बदलावों की ज़रूरत है अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो विमानन सेक्टर में हो या फिर पोत परिवहन में हो, जिससे कि तेज़ी से विकास हो सके, उस दिशा में हम देख रहे हैं कि इन विधेयकों को लाया जा रहा है। और केंद्र सरकार ये लगातार कहती रही है कि वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि 2047 तक दुनिया का अग्रणी देश बनने के लिए जो भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है वो उठाए जाएंगे। तो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और विधायी जो प्रगति की ज़रूरत है या फिर जिन विधेयकों में संशोधन की ज़रूरत है, जिन कानूनों में या नए कानून लाने की ज़रूरत है, उस पर सरकार काम कर रही है। तो इसीलिए आप देखिए जो परिवहन सेक्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट हो या फिर विमानन क्षेत्र हो या फिर जलवायु मार्ग से पोत परिवहन हो, उनमें हम देख रहे हैं कि बड़े बदलावों की ओर देश आगे बढ़ रहा है, जिससे कि हम दुनिया की बड़ी ताकत बन सकें। तो उस दिशा में आज ये महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में रखे जाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है संध्या कि कल हमने देखा कि राज्यसभा में जब वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उसके विस्तार से जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से सक्सेसिव बजट में जो इंसेंटिव दिए गए हैं, जो शुल्कों में, सीमा शुल्क में कमी की गई है, कस्टम ड्यूटी में, वो दरअसल आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत को उस दिशा में एक कदम है। तो आप देखिए कि सरकार जो बजट में फैसले ले रही है पिछले कुछ वर्षों में, या फिर कैबिनेट में फैसले ले रही है, या जो विधायी कामकाज के जरिए कानूनों में बदलाव की जरूरत है, ये एक दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्देश्य ये है कि 2047 तक भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाया जाए। कल हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जो इमिग्रेशन से जुड़ा, उस पर चर्चा हुई लोकसभा में और उसे पारित कर दिया गया। ये जरूरी है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा बेहद मजबूत हो और हम अपनी सुरक्षा के खतरों को लेकर कोई भी लापरवाही न करें, या यूँ कहें कि एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाएं। उस दिशा में आप देखें कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए जो नागरिक बिना वैध वीज़ा के विदेशी नागरिक आते हैं, वो भारत में वैध समय के बाद ना रुक पाएँ,
यानी कि कई बार देखने को मिलता है कि उनका वीज़ा खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। तो पूरी ट्रैकिंग सिस्टम बेहतर होगी। इस तरह से ये जो बिल आया है, इससे जो प्रस्तावित कानून है उसमें हम देखेंगे कि तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया। और कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जो कहीं से भी कोई आकर यहाँ पर रुक जाए, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होंगे उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को जो खतरा जिनसे हो सकता है उनको प्रवेश देने से मना कर दिया जाएगा। तो अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर हम अपने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पूरी एक जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर कर रहे हैं, और जो अपनी आव्रजन नीति है उसमें जो वर्षों से बदलाव नहीं हुआ था, दशकों से कहें, 4 कानूनों को एक साथ मिलाकर जो एकीकृत कानून लाया जा रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब संसद में जो इस दूसरा चरण होता है जिसमें बजट पारित होता है, राज्यसभा के वापस देने के साथ ही चर्चा के बाद ये बजट अब पारित हो गया है। वित्त विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हुआ था, जब राज्यसभा में चर्चा होकर पूरी हो जाती है तो वो संसद से पारित हो जाता है। तो वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो जो बचे दिन हैं, सरकार उसमें विधायी कामकाज में बहुत तेजी ला रही है। जो विधेयक पेश किए जा चुके हैं उनको पारित कराने की कोशिश होगी, और कुछ चुनिंदा विधेयक पेश भी हो सकते हैं। हालांकि चर्चा इस बात की है कि क्या सोमवार के बाद वक्फ बिल पेश होगा या फिर उस पर हम देख रहे हैं कि सभी की निगाहें हैं। जो जेपीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, कैबिनेट में पारित हो चुका है, उसके तमाम सुझावों को मान लिया जा चुका है, तो वो महत्वपूर्ण होगा। शैलेंद्र, आपने विधायी कामकाज का जिक्र किया। अगर आज ही के दिन की बात करें तो दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, 2 महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके अलावा किस तरह से आज का विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध किया गया है? प्राइवेट मेंबर बिल का भी आपने जिक्र किया, और साथ ही साथ समितियों की रिपोर्ट भी आज टेबल की जाएंगी। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट समय समय पर टेबल होती है। आज एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जानी है संध्या। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखते हैं कि कल भी देखा और इससे पहले भी बजट सत्र के दूसरे चरण में कि प्रश्नकाल में दोनों सदनों में बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। कल विदेश मंत्री ने श्रीलंका में जो मछुआरे फंस जाते हैं उनसे जुड़ा एक सवाल था, उस पर पूरा विस्तार से जवाब दिया। कल हमने लोकसभा में देखा कि जैसे राजमार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है या 4 लेन बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा निवेश हुआ है, इसको नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने बताया। इसके साथ ही साथ जो हम परमाणु ऊर्जा में जो आगे बढ़ रहे हैं उससे जुड़ा सवाल कल राज्यसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस पर जवाब दिया कि कैसे हम 10 केंद्र बना रहे हैं और कैसे निजी सेक्टर की भागीदारी से इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर भी दोनों सदनों में दिए जा रहे हैं। और केवल यही नहीं, हमने देखा कि शून्यकाल का खूब उपयोग किया जा रहा है। 1 घंटे से भी अधिक समय तक जो शून्यकाल है वो बीते 2-3 दिनों में हमने देखा है कि लोकसभा में चला है। राज्यसभा में भी खूब शून्यकाल में 11 से 12 तक मुद्दे उठे हैं। तो जो विधायी कामकाज के अलावा संसद का जब सत्र चलता है उसमें प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, या फिर अलग से स्पेशल मेंशन हो, या जो हम जानते हैं कि सरकार को बयान देती है, ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो बहुत ही कामकाज के लिहाज से बढ़िया हो रहा है। हालांकि सत्ता और विपक्ष के बीच कई बार गतिरोध होता है। कल विपक्ष के सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे। जो हम जानते हैं कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष ने नसीहत दी थी सदन में उच्च मानदंड व्यवहार में बनाए रखने को लेकर। उसके बाद कांग्रेस के सांसद मिले थे परसों, और कल विपक्ष के सांसद मिले। इससे पहले कुछ मुद्दों पर सदन में गतिरोध भी देखने को मिला है, नोकझोंक भी हुई है, सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव भी देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों सदनों में हम देख रहे हैं कि बहुत सुचारू रूप से कार्रवाई हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, और शून्यकाल में तो सत्ता पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो वो खूब मुद्दे उठा रहे हैं। कल हमने देखा निशिकांत दुबे ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद। मनीष तिवारी ने जो हम जानते हैं कि एक जज का मामला है, हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा, जिनके आवास पर कथित नकदी मिलने को लेकर वो आरोप झेल रहे हैं, और जिस पर एक आंतरिक समिति भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाई है। उन्होंने इस बात का कहा कि यह अच्छा कदम है और इस पर इंतजार सभी को किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कानून मंत्री के बयान की भी मांग की कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है बताया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि राज्यसभा में के सभापति ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने कहा था कि विभिन्न दलों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं
और जहाँ जो एक संसद में जब कामकाज होता है तब उसका एक फायदा देश को मिलता है, चाहे वो विधायी कामकाज हो, चाहे वो प्रश्नकाल के जरिए तमाम सवालों के जवाब हो, या फिर शून्यकाल में तमाम मुद्दे हो, या किसी मुद्दे पर चर्चा हो। तो वो सब कुछ हम देख रहे हैं कि इस बजट सत्र के दूसरे चरण में देखने को मिल रहा है। अब जब बचे हुए दिन है तो उम्मीद यही है, चूंकि अब वित्त विधेयक पारित हो चुका है, तो सबसे बड़ा एजेंडा होता है सरकार का बजट सत्र के दूसरे चरण में, और इसीलिए सत्र बुलाया जाता है। तमाम अनुदान मांगों पर चर्चा हो गई, उनके कामकाज पर चर्चा हो गई, रेलवे मंत्रालय हो या फिर आनंद मंत्रालय हो, उनके कामकाज पर चर्चा हो कि उनके अनुदान मांगे पारित हो चुकी हैं, वित्त विधेयक पारित हो चुका है। तो अब सरकार ये चाहेगी कि जो भी उसका बाकी बचा विधायी एजेंडा हो उसे तेजी से आगे बढ़ाए। यानी विपक्ष के अपने विरोध के सुर हैं, लेकिन उसी बीच सत्ता पक्ष जिस तरह से अपना विधायी कामकाज आगे बढ़ा रहा है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को मिलता हुआ नजर आएगा, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश की धरती पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल ममता लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलॉग कॉलेज में भाषण देने पहुंची थी। भाषण के दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्र नेताओं ने ममता से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दे पर सवाल किए, साथ ही उनके भाषण का विरोध किया। SFI UK के छात्रों ने लगाए गो बैक के नारे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने नाराज होकर अपने राज्य के शासन मॉडल की बात की। उन्होंने कहा कि उनके शासन मॉडल में भेदभाव की अनुमति नहीं है और वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। वहीं SFI UK ने एक बयान में विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने ममता के झूठ का विरोध किया और सामाजिक विकास के सबूत भी मांगे, और इसका ममता अग्रणी होने का दावा करती हैं। छात्र नेताओं ने अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी और TMC के भ्रष्ट अलोकतांत्रिक शासन के विरोध में अपनी आवाज उठाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता आरजीकर कॉलेज में जो हुआ उसका जवाब देना होगा। वहां के लोग भी ममता से इस मामले में जवाब चाहते हैं। ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, सबसे नाबालिग का शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियाँ प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों कोई करेगा उत्तर देना है, आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको। इधर ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा, बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि INDI गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारत का अपमान ही करते हैं। अब ममता बनर्जी भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इंडी अलायंस का हर नेता जब भी भारत के बाहर जाता है वो भारत का अपमान करता है और देश के खिलाफ अपनी घृणा को एक्सपोज करता है। राहुल गांधी पूर्व में कई बार ऐसा कर चुके हैं और अब ममता बनर्जी राहुल गांधी के कदमों पर आगे बढ़ चुकी है। जब एक इंटरव्यूअर ने लंदन में ये पूछा कि भाई भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और यूके नंबर 6 की अर्थव्यवस्था है,
और 2060 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा, तो ममता बनर्जी बोलती है नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करती। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भले वो ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनके जहन में भारत के प्रति घृणा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 15 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2010 में सभी सार्क देशों के सहयोग से स्थापित इस विश्वविद्यालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचान बनाई है, जहां छात्र शारीरिक और वर्चुअल दोनों तरीकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल से बात की कि यह संस्थान किस तरीके से सार्क देशों के छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर रहा है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के अग्रवाल। प्रोफेसर साहब, नया काम क्या शुरू किया आपने? इस यूनिवर्सिटी में पहली बार ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए, बीटेक। तो पिछले साल पहली शुरुआत थी तो हमने सिर्फ 120 बच्चे ही कंप्यूटर साइंस में एडमिट किए थे। इस साल हम काफ़ी उसको बढ़ाएंगे और बीटेक के अलग अलग आयामों में ले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैथ एंड कंप्यूटिंग, बिजनेस कंप्यूटिंग, इस तरह से। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने क्या इस क्षेत्र में कुछ काम किया है? हमने पहले क्लाइमेट चेंज सेंटर शुरू किया जिसमें कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कराई, बहुत सीनियर लोगों को इन्वॉल्व किया। इस साल हमने एक तो पीएचडी स्टडीज शुरू की हैं क्लाइमेट चेंज में और दूसरा एक फॉर्मल मास्टर प्रोग्राम शुरू किया है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में, जो भारत में एटलीस्ट पहली यूनिवर्सिटी होगी जो इस प्रोग्राम को करेगी। और इस प्रोग्राम को हम डिज़ाइन भी इस तरह से कर रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स इसका फ़ायदा उठा सके। आपने क्या किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए भी प्रयास किया या कर रहे हैं या हो गया है? UNEP हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विद अस और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के हेड 4-5 बार हमसे मीटिंग कर चुके हैं और उन्होंने पूरे सहयोग की इंतज़ाम किया है। उनके रीजनल डायरेक्टर भी आई थी और वो भी डिस्कस कर गई हैं। कई ऐसे देश हैं साउथ एशिया में भी जिनको वीज़ा के इशूज़ हैं, खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो क्या वहाँ के स्टूडेंट्स साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रुचि ले रहे हैं? आपने उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की है? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बच्चे रुचि ले रहे हैं, बच्चों के एंगल से कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा एक देश की राष्ट्रीय समाधान करना होता है, वो हो रहा है। लेकिन हमें ये मानना है कि वर्चुअल कैंपस के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। सदस्य देशों का सहयोग मिल रहा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में? मानसिक रूप से तो पूरा मिल रहा है। हमने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग करी थी जनवरी में और सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए। उन्होंने कैंपस देखा, बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत पॉजिटिव बातें हुई और सुझाव भी। और हमने भी ये कहा कि हमने एडमिशन नोटिफिकेशन सबको भेज दिया। हमने यहाँ तक कह दिया कि आपके कुछ बच्चे यदि साउ का एंट्रेंस टेस्ट नहीं भी ले पाएंगे तो भी आपकी यदि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसमें उस बच्चे का रैंक है तो भी हम एडमिशन दे देंगे। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है जो देशों की राजनीति से अलग, जो छात्रों नौजवानों की जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सके, उनके सपने को पूरा करने में मदद कर सके। टीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस से मैं अखिलेश सुमन। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से ही कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। इसी बीच अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका और कनाडा के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कार्नी ने अमेरिका के साथ रिश्ता खत्म होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर संबंध आधारित था, लेकिन अब हमारा अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान इस बीच आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। ट्रंप ने अमेरिका में निर्मित नहीं होने वाले सभी वाहनों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। भारतीय महिला पहलवान रितिका हुड्डा ने सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है।
फाइनल में उनका सामना किर्गिस्तान के पहलवान एपेरी मेदेद से था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रितिका के प्रदर्शन की खास बात यह रही कि उन्होंने बिना कोई अंक गंवाए फाइनल तक का सफर तय किया था। रितिका ने साल 2023 में अस्ताना में आयोजित हुए सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं रितिका अंडर 23 की विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। अपनी इसी कामयाबी के बल पर इस पहलवान ने पेरिस ओलंपिक में भी अपनी चुनौती पेश की थी। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।